बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हैशटैग्स चलाए गए, सुप्रीम कोर्ट में मैच रोकने को लेकर याचिका दायर की गई, मंत्रालयों को चिट्ठियां लिखी गईं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। मगर सारी याचिकाएं, सारे हैशटैग्स और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के इमोशंस एक तरफ रह गए। मैच हुआ तो हुआ। मैच के दौरान एक बात कही जा रही थी कि आज टीम इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इस मैच को बस जीत सकते हैं, क्योंकि हार पर ऐसी घेराबंदी होती कि फिर कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। सोचिए, जब हार जीत की संभावना बराबर हो तो किसी भी कीमत पर जीतने के प्रेशर में कितना खेल संभव है। खैर, इंडियन टीम ने पाकिस्तान को एक तरफा मैच में हरा भी दिया। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार भी कर दिया। जीत को पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को समर्पित भी किया गया, लेकिन कोरियोग्राफी और दिल से निकले डांस में फर्क होता है। इसी फर्क को रेखांकित किया जा रहा है। बीसीसीआई से सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लाइन खूब चल रही है कि इंडिया तो मैच जीत गया लेकिन बीसीसीआई हार गया। ये लाइन विपक्ष या लिबरल धड़े की नहीं है। ये लाइन सरकार के कट्टर से कट्टर समर्थक भी दोहरा रहे हैं कि जब पाकिस्तान के कलाकार यहां काम नहीं कर सकते, भारत पाकिस्तान से व्यापार नहीं कर सकता, सिंधु समझौता तक स्थगित है, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है, भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान ने भारत भेज दिया है, पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकवादी गुटों को इंडियन प्रॉक्सी कह रहा है, तब क्रिकेट के लिए स्कोप पैदा कहां से हो गया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे के लिए मैच खेला गया और वो पैसा पाकिस्तान को भी मिला। ये पैसा पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही तो इस्तेमाल करेगा। भारत में और आतंकी हमले होंगे। मैच से पहले पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने भी विनती की थी कि मैच ना खेला जाए, मगर मैच हुआ और अभी तो बस एक मैच हुआ है। हाई चांसेस ये हैं कि अभी भारत सुपर 4 में भी पाकिस्तान से मैच खेलेगा और अगर दोनों टीम्स का प्रदर्शन अच्छा रहा तो सेमीफाइनल या फाइनल में भी मैच खेलना पड़ेगा। जब लीग स्टेज का मैच खेल लिया गया है तो नॉकआउट वाला ना खेला जाए, ऐसा मुश्किल ही लगता है। ऐसे में सवाल कई हैं जो राजनीतिक पार्टियां भी पूछ रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी पूछ रहे हैं और आम जनता भी पूछ रही है। सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। सरकार और बीसीसीआई का तर्क है कि ये बायलैटरल सीरीज है, एसीसी का टूर्नामेंट है और ऐसे टूर्नामेंट्स को बॉयकॉट करने से भारत का ही नुकसान होगा। इस तर्क का जवाब भी नेटिजन्स के पास मौजूद है। लोगों ने याद दिलाया है 1986, याद दिलाया 1993, जब इसी एशिया कप में या तो भारत ने इसको विड्रॉ कर लिया था खुद को। ऐसे मौके भी थे जब पाकिस्तान ने भी विड्रॉ किया था। भारत जब श्रीलंका में तमिलों की बेहाली पर बॉयकॉट कर सकता है तो कश्मीर में पूरे भारत से पहुंचे निहत्थे पर्यटकों की निर्मम हत्या के खिलाफ बॉयकॉट क्यों नहीं कर पाया। आज खबरगांव समाचार के एपिसोड में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि बीसीसीआई की आलोचना क्यों हो रही है और बोर्ड के खिलाफ क्या क्या कहा जा रहा है। ये भी बताएंगे केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों ने आलोचना करते हुए क्या कहा और बात इसकी भी होगी कि सरकार के मंत्रियों, प्रवक्ताओं का इस पर क्या रिस्पॉन्स या जस्टिफिकेशन आया है। ये तमाम बातें आपको शो में बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आए एक फैसले के बारे में, जिसमें कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल से जुड़े प्रावधानों पर आंशिक रोक लगा दी है। फैसले में क्या क्या कहा गया, इस पर किस पक्ष का बयान क्या आया, इस पर भी आज के एपिसोड में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 14 सितंबर 2025 दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप का छठा मैच था। बॉयकॉट और विरोध के बीच मैच खेला गया। अंततः भारत ने मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया और आमतौर पर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, जिसमें मैच के बाद दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, वो इस मैच में नहीं हुआ। सूर्य कुमार यादव सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। तस्वीरें आई कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया गया है। ऐसा ही कुछ टॉस के समय में भी हुआ था, जब सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को डेडिकेट कर दिया पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को, उनके परिवारों को। कोच गौतम गंभीर ने कहा कि यह मैच इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हम पहलगाम हमले में पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते थे और ये भी कि उन्होंने क्या क्या सहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारतीय सेना को उनके सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने देश को गौरवान्वित और खुश करने की कोशिश करते रहेंगे।
बीसीसीआई ने जब एक्स पर सूर्य कुमार यादव का बयान पोस्ट किया और तस्वीर शेयर की तो सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की गई। लोगों ने लिखा कि अगर आप वाकई उसमें भरोसा रखते हैं जो सूर्य कुमार यादव ने कहा, तो आप आज के मैच की सारी कमाई पहलगाम के पीड़ित परिवारों को दे दीजिए। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने हाथ ना मिलाने को बेस्ट पार्ट बताया है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसका जवाब दिया और कहा कि इस मैच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अमीर बनने के अलावा और क्या हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि हाथ ना मिलाने का आर्गुमेंट बेवकूफाना है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस विषय पर उनसे सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। क्या कहा जवाब में, आप भी सुनिए। ये जो इसका सोच है अपोजिशन पार्टी का हर समय राजनीति करने का, वो ठीक नहीं है। और जहाँ तक ये जो क्रिकेट खेला है, ये पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल खेल नहीं है, एशिया कप है। उसमें अगर इंडिया नहीं खेलेंगे तो इंडिया ऐसे आउट हो जाएगा। और ओलंपिक्स, एशिया कप पाकिस्तान के लिए नहीं होता है, वो पूरा देशों के लिए होता है। पाकिस्तान का साथ तो भारत ने कोई मैच खेला ही नहीं है, कोई बायलैटरल पाकिस्तान में भी गया नहीं है, पाकिस्तान को अलग से बुलाया नहीं है। ये जैसे कि ओलंपिक्स में अगर किसी देश से हमारे दुश्मनी है, उसका वजह से हम ओलंपिक नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका होगा। तो इसलिए इसको समझना है। सेंटीमेंट सही है, लेकिन सेंटीमेंट के पीछे जो एक रैशनल थिंकिंग होना चाहिए कि भारत अलग से कहाँ पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैच खेल रहा है। लेकिन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशिया कप, इस तरह का जो टूर्नामेंट होता है वो बहुराष्ट्र होते हैं, वो मल्टीलेटरल होते हैं, सारा राष्ट्र मिलकर खेलते हैं उसमें। वो अलग से पाकिस्तान इंडिया का खेल नहीं है। मैच के पहले से ही सोशल मीडिया पर इसे बॉयकॉट करने की मांग चल रही थी। वो लोग जो आमतौर पर बीजेपी का समर्थन करते हैं वो भी मैच ना खेलने की कवायद कर रहे थे। यानी लेफ्ट, राइट एंड सेंटर सबका यही चाहना था कि मैच ना खेला जाए। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को संसद तक उठाया था। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने सबसे अपील की थी कि मैच का बॉयकॉट किया जाए। उन्होंने लिखा है कि दो कप्तानों के बीच कोई हैंडशेक नहीं, टीम की जीत को सशस्त्र बलों को समर्पित करना, फिर पाकिस्तानी टीम के सदस्यों के साथ हैंडशेक किए बिना ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करना, यह भारत सरकार और बीसीसीआई की खोई हुई विश्वसनीयता को वापस पाने का छोटा मोटा प्रयास है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया है कि भारतीय इस मैच को नहीं चाहते थे और असली मजबूत जवाब तब होता जब मैच को रद्द कर दिया जाता। तो अब इसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा अखिलेश यादव, संजय राउत समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने मैच को लेकर बयान दिए हैं। सत्ता पक्ष से जवाब भी आए हैं। किसने क्या कहा है, अब वो भी सुनिए। मैच हुआ, ये सरकार की निर्लज्जता है। अगर मैच हुआ है, चाहे दुबई में हो, चाहे अबू धाबी में हो, चाहे ट्रम्प के मैदान में हो, अगर भारत पाकिस्तान मैच खेला है तो हमारे फौज का, हमारे शहीदों का, और जिसने सिंदूर जिस महिलाओं का उजाड़ा है, वो सभी महिलाओं का अपमान है। उससे मैच खेलने से क्या सिंदूर वापस आएगा? क्या होगा मुझे बताइए। कल की जो मैच हो गई भारत पाकिस्तान, उससे 1000 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला। आपको मालूम, 1.5 लाख करोड़ का कल गैम्बलिंग हुआ इस मैच पर। पूरी मैच फिक्स थी। ये सटोरिया थे, जो गैम्बलर्स थे, वो पूरी मैच फिक्स थी। 1.5 लाख करोड़ का कर जानते हो, उसमें से 50,000 करोड़ पाकिस्तान में गया। आप लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले IMF इंडियन मॉनेटरी फंडिंग का जो एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक है, आपने कहा था कि पाकिस्तान को किसी प्रकार से लोन मत देना। एशियन डेवलपमेंट बैंक को आपने कहा कि पाकिस्तान को लोन मत देना। क्यों? ये पैसा पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वेस्ट करेगी, फंडिंग करेगी। नहीं, अच्छा किया। पाकिस्तान जहां भी हमसे लड़ेगा धूल चटाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में घुटने पे ला दिया और ये मैच में 15 ओवर में उसको फिनिश कर दिया। ये भारत की में दम है, जिस मैदान में आओगे वहीं मारेंगे। अब सवाल कई हैं।
बीसीसीआई का कहना था कि मैच खेलने से इसलिए मना नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज वैसे भी नहीं खेलते हैं। मगर सोशल मीडिया पर लोगों ने जिक्र कर दिया 1986 का, जब एशिया कप श्रीलंका में था और भारत ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि श्रीलंका में सिविल वॉर के चलते माहौल ठीक नहीं था। जिक्र किया गया 1990 का, जब पाकिस्तान की टीम ने राजनीतिक कारणों से भारत में आकर एशिया कप खेलने से मना कर दिया था। जिक्र 1993 का भी किया गया, जब भारत पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन्स के चलते एशिया कप को ही रद्द कर दिया गया था। लोगों ने सवाल पूछा है कि तब हो सकता था तो अब क्यों नहीं हुआ, और अब जबकि पहलगाम हमले को 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। पूछिए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी से या पूछिए हरियाणा के विनय नरवाल की पत्नी से कि उन्हें मैच की खबर सुनकर कैसा लगा होगा। विक्टिम्स के परिवारों के बयान भी आए ही थे, किसने क्या कहा था वो भी आपको सुनना चाहिए। इस मैच के बाद सबसे बड़ी तस्वीर तो ये होगी कि पाकिस्तान के पास वापस पैसा होगा, पाकिस्तान वापस से खड़ा होगा, पाकिस्तान के उन जो ठिकाने हम ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़े गए थे वो वापस बनेंगे। सबसे बड़ा तस्वीर ये होगी और ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उन 26 फैमिली को जो पाकिस्तान देगा कि लो तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लो फिर से तुम्हारे लोग आके मैच खेले, हम वापस पावरफुल बन गए, हम वापस टेररिज्म खड़ा करेंगे और कल को फिर दूसरा पहलगाम करेंगे। ये होगा बदलाव। बदलाव ये थोड़ी हो सकता है, ये तो हमारे लोगों के अंदर है ही नहीं ना कि हम ये बदलाव लें कि हम पाकिस्तान को बॉयकआउट कर दें, पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। ये अगर कर रहे होते तो आज बीसीसीआई अग्री नहीं करती इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। आज दुबई में बैठ के जो इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है, आज होने वाला है, वो नहीं हो रहा होता। बदलाव अगर लाना था ना तो बदलाव ये लाना था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम एशिया वर्ल्ड कप में नहीं जुड़ेंगे अगर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना पड़ा तो। बहुत शेमफुल है कि हमारा अभी पहलगाम का जो हुआ उसको अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। उसके बाद हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, उसमें भी 26 लोगों के बाद, जब 26 लोग गए उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने इतने सारे ऑपरेशंस किए जिसमें हमारे भी कुछ जवान शहीद हुए। ये सब होने के बाद भी उनको पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ये मैच करवाने की कोई शर्म नहीं हो रही है। इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे लोग मर गए हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए जो खड़े रहते हैं वो मर रहे हैं। इन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कल एक जगह पे पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ मनी यू गेट डिसाइड्स योर पैट्रियोटिज्म। इज इट ट्रू? मतलब सच में आपको जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर ही आपका पैट्रियोटिज्म डिपेंड करता है। आप लोगों को कोई भावना नहीं है उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। विक्टिम्स के परिवारों को जब ये पता चलेगा कि ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं कि भारत इसी एशिया कप में पाकिस्तान के साथ एक और मैच खेल सकता है, तब उन्हें कैसा लगेगा, सवाल ये भी है। कुछ रिपोर्ट्स में इस एशिया कप को 2036 में होने वाले ओलंपिक से भी जोड़ा गया था और कहा गया था कि बायलैटरल सीरीज में अपने कट्टर प्रतिद्वंदियों के खिलाफ भारत को कोई आपत्ति ना होना 11 साल में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार प्राप्त करने के लिए जरूरी माना जाता है। मगर सवाल यह है कि जब दिलजीत दोसांझ की वो फिल्म जिसकी शूटिंग पहलगाम हमले से पहले हुई थी वो भारत में रिलीज नहीं हुई, वाणी कपूर और फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल भारत में रिलीज नहीं हुई जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स थे, तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्यों है? खबरगाहों का तर्क ये नहीं है कि खेल भावना को ताक पर रख दिया जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स को सिर्फ इसलिए ना खेला जाए कि उसमें पाकिस्तान है। बात बस यह है कि एक बार जो पैमाना बन गया उसी पर सबको कसा जाए, उसे सहूलियत के हिसाब से बदला ना जाए। आप याद कीजिए पहलगाम हमले के महज 3 दिन बाद एक दूसरे खेल की बात भी उठी थी और तब एक भारतीय को पाकिस्तानी खिलाड़ी को इनविटेशन देने पर ही जमकर क्रिटिसाइज किया गया था। ये थे ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा। नीरज ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा क्लासिक्स में इन्वाइट किया था। ये एक टूर्नामेंट था। नीरज चोपड़ा को सोशल मीडिया पर बेहिसाब ट्रोल किया गया था, नफरत और गालियों भरे कमेंट्स किए गए थे। नीरज ने अरशद को बुलाने का फैसला वापस ले लिया था, लेकिन उन्होंने इनवाइट पहलगाम हमले से 2 दिन पहले दिया था। हमले से पहले टिकट्स भेजे गए थे। मगर नीरज चोपड़ा को तो तब से ही टारगेट किया जा रहा था जब ओलंपिक के दौरान उनकी मां ने कह दिया था कि अरशद और नीरज दोनों ही हमारे बच्चे हैं। ये मलाल नीरज के बयान में भी दिखा था। नीरज ने किसी टूर्नामेंट का हवाला नहीं दिया था और सीधे कह दिया था कि उनके लिए देश बड़ा है और हमले के बाद अरशद का भारत आना आउट ऑफ क्वेश्चन है।
तो अगर ये पैमाना सेट है कि नीरज चोपड़ा अरशद नदीम के साथ नहीं खेल सकते, तो फिर सूर्य कुमार यादव अपने साथ 10 और लोगों के साथ कैसे खेल लिए, यही लोग पूछ रहे हैं। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या मैच नहीं होना चाहिए था या राजनीति और खेल को अलग अलग रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। बीबीसी में छपी खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया है जिसमें पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से तो इनकार किया, हालांकि कोर्ट ने इस अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों पर रोक लगा दी है जिन पर आपत्ति जताई जा रही थी। 2 अप्रैल को यह बिल लोकसभा में पास हुआ था, 5 अप्रैल को कानून बना था और तब से ही विवादों के घेरे में था, अभी भी है। इस संशोधन को लेकर 100 से अधिक लोगों ने याचिका दाखिल की थी और कानून को असंवैधानिक और मुसलमानों की संपत्ति हड़पने वाला बताया था, जबकि सरकार का कहना यह है कि नया कानून वक्फ बोर्डों में सुधार और पारदर्शिता तय करेगा, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने का काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश BR गवई हैं, उनकी अध्यक्षता वाली ये बेंच थी जिसने मई में 3 दिन लगातार इस मामले पर सुनवाई की थी और 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती, यानी जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो 3 और 4 से अधिक नहीं हो सकते। तो अब पॉइंटर्स में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कुछ धाराओं पर सुरक्षा की जरूरत बताई है। कहा यह है कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3, जैसा मैंने आपको बताया, और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह कहा है कि उस धारा पर भी रोक लगेगी जिसके तहत जिला अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि कोई घोषित वक्फ संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं है। जानते ये हैं कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस फैसले पर क्या बयान आए हैं। तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में ये है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी जरूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। कल तक तो सिर्फ अकेले मुस्लिम था और सुप्रीम कोर्ट ने 3 और लोगों को उसमें, जैसे 3 लोगों को, 3 धर्मों के लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को अगर उसमें शामिल करने की इजाजत दी है तो अच्छी बात है। सरकार की भी तो मंशा यही है कि भाई उसमें महिलाएं आधी आबादी है, एक महिला भी उसमें होना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले का आदर किया जाएगा, फैसले के हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। जो सरकार की मंशा है, सरकार भी तो यही कह रही है कि और जो धर्मों के लोग हैं उनको भी उसमें कमेटी में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मोहर लगा दी कि 3 और लोगों को रखिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद
उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूँ। और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है। और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे रूल्स में भी क्या उसका रखना है। लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया। और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये अधिकारों के सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक नियम नहीं बन जाते तब तक वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले 5 साल तक इस्लाम मानने का जो शर्त रखी गई थी उस पर भी रोक लग जाएगी। हालांकि संपत्ति के रजिस्ट्रेशन से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई रोक नहीं लगाई है। आपका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या सोचना है? और जो हमने पहली खबर आपको बताई भारत पाक के मैच के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम सत्यम है। कैमरे के पीछे ये एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था आनंद ने। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।